हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हमारा केमिस्ट्री जो कि आप सभी का 8 मार्च को पेपर है। तो 8 मार्च को जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूरी किताब के 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखिए, जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 16 नंबर में। क्या? 16 नंबर में। तो 16 नंबर आपके बहुत होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम पूरी किताब के 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहा गया है? प्रासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर। तो प्रासरण क्रिया क्या है और विसरण क्रिया क्या है, इसमें इन दोनों में क्या है अंतर बताया जाएगा। क्या अंतर बताना है? तो अंतर किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, इस तरह आपको एक तरफ आपको प्रासरण क्रिया लिख देनी है, क्या? प्रासरण क्रिया। और एक तरफ आपको क्या करना है? विसरण क्रिया। तो देखिए, प्रासरण क्रिया में आपका पहला हो जाएगा, प्रासरण में अर्धपारगम्य। क्या? प्रासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। जो प्रासरण है, इसमें अर्धपारगम्य जो झिल्ली है, इसका होना अनिवार्य होना चाहिए, यानी होना चाहिए ये। देखिए, और विसरण में है, जो विसरण के लिए जो पारगम झिल्ली का होना है आवश्यक नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसकी आवश्यकता नहीं है। किसमें? विसरण क्रिया में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा है विसरण में जो है विसरण में दूसरा, और जो प्रासरण में दूसरा है, इसको देखते हैं। देखिए, प्रासरण में दूसरा जो नंबर है उसको लिखिए। देखिए, प्रासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। जो प्रासरण के में विलायक होते हैं, उसके जो कण होते हैं, केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। क्या? एक ही दिशा में। लेकिन विसरण में जो है, विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। जो इसके विसरण के विलय तथा विलायक दोनों के कण जो हैं प्रत्येक दिशा में, सभी दिशाओं में क्या विसरित होते हैं। तो ये आपका दूसरा नंबर है। देखिए, सभी का जो टॉपिक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा जो है, इसमें अंतर वो है प्रासरण क्रिया। क्या? प्रासरण जो क्रिया है केवल द्रव अवस्था में होती है। क्या? जो प्रासरण क्रिया है केवल द्रव अवस्था में ही होती है। और विसरण में क्या है, जो है ठोस, द्रव व गैस, किसी भी अवस्था में इसके जो है हो सकती है। ये किसी भी अवस्था में हो सकती है। जो विसरण है, ठोस, द्रव है, गैस, किसी भी अवस्था में यह हो सकती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। देखिए, 8 मार्च का आपको पेपर है। मात्र आपको 2 ही महीने बचे हैं। 1 महीने आपको रिवीजन करना है, 2 महीने इस तरह आपको पढ़ना है। देखिए, पहले इस सब का नोट्स बना लीजिए। नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। तो आप वहाँ से आप इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड करके उस पर जो है उसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहा गया है ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज जो है, इसमें जो मोलर द्रव्यमान दिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। क्या? 180 ग्राम मोल इनवर्स के 2.82 यानी कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना करना है। देखिए, अब ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया है, जो ग्लूकोज का है द्रव्यमान कितना दिया है, ये मत लिख दीजिए, ये मोलर द्रव्यमान है। लेकिन ग्लूकोज का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है यहाँ पर दिया है 2.82 ग्राम, यानी 2.82 ग्राम को यहाँ पर ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है, 2.82 ग्राम को यहाँ पर लिख देना है। और मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? देखिए, मोलर द्रव्यमान हमारा यहाँ पर दिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पर लिख देना है 180 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद ग्लूकोज के मोलों की संख्या अगर यह ज्ञात करना हो तो देखिए इस तरह, जो आपका ग्लूकोज के द्रव्यमान बटे आपका मोलर द्रव्यमान। क्या? ग्लूकोज के जो है द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, इसको बटे में लिख देना है। तो उसके बाद जल का द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए, जल का जो द्रव्यमान है 30 ग्राम जल में घोला जाएगी। जल का जो द्रव्यमान है 30 ग्राम है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका एक मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है?
ये देखिए क्वेश्चन में, इसको ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन में है ये आपका मोलरता नहीं है, आपका ये मोललता है। क्या? मोललता। इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए मोललता, क्योंकि ये आपका जो है ग्राम में, किलोग्राम में आपका है मोललता। ये आपका मिस्टेक हो गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका मोललता हो गया, यहाँ पर भी आप मोललता कर लीजिएगा, मोललता, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जल का द्रव्यमान 30 ग्राम दिया। अब मोललता बराबर होता है क्या? मोललता बराबर होता है आपका जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है, यानी ग्लूकोज के जो, यहाँ पर आपका मोल क्या है? ग्लूकोज है। इसके मोलों की जो संख्या है, क्या ये पदार्थ हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के मोलों की संख्या यहाँ पर लिखना है, और बटे में आपका जो है जल का द्रव्यमान। क्या? जल का द्रव्यमान जो आपका है विलायक। क्या? विलायक। ये विलायक है, ये विलेय है, ये कम है, ये ज़्यादा है, यानी कि जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000 में, ये आपका क्या हो जाएगा? ये ग्राम में हो जाएगा। क्या? ग्राम में। ग्राम में करेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, हम इसे किलोग्राम में कर रहे हैं, यानी कि इसको ग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है 1000 हो जाएगा, क्योंकि ग्राम में है तो ग्राम में इसको 1000 कर दीजिए। उसके बाद देखिए इन सब का मान रख देंगे। ग्लूकोज का कितना मान दिया है? जो ग्लूकोज के मोलों की संख्या यहाँ पर दिया है 2.82 बटे में 180, और उसके बाद देखिए 1000 ऊपर है, 1000 लिख दिए, और जल का द्रव्यमान 30 नीचे हो गया। अब इसको हम कट करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, और एक जीरो आपका कहाँ से कटेगा? एक जीरो आपका ये कट गया, एक जीरो ये। अब ये 10 हो गया, ये 28 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, कितना? इतना आ जाएगा आपका, कितना? मोल। ये आपका आंसर हो गया 0.522, यानी कि 0.522 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसा लगा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें देख लीजिए, विशिष्ट चालकता के, जो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? क्या? इसका मात्रक आपको बताना है। तो देखिए जो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आगे बताएंगे। लास्ट में आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% वो पूछे जाएंगे। तो देखिए विशिष्ट चालकता होता क्या है? देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इससे कप्पा से निरूपित करते हैं। क्या? इसे कप्पा से निरूपित करते हैं। कुछ इस तरह रहता है, के की तरह, कुछ इस यहाँ पर मुड़ गया है, ये थोड़ा इस टाइप का होता है। इसे हम कप्पा यानी के से प्रदर्शित करते हैं, कुछ ये तिरछा हो जाता है, इसे कप्पा कहते हैं। तो कप्पा बराबर होता है 1/में रो। ये जो पी होता है थोड़ा टेढ़ा में होता है, बड़ा में, ये आपका रो है। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। तो ये आपका हो जाएगा मात्रक। मात्रक को लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, एसीटोफिनान तथा बेंजोफिनान में विभेद कीजिए, यानी कि इसमें विभिन्नता बताना है। देखिए एसीटोफिनान आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है। जो एसीटोफिनान है, इसमें जो आयोडीन के क्षारीय विलयन है उसके साथ जब आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप जब निकलता है, यानी देता है, तो यही को हम कहते हैं एसीटोफिनान। और जबकि बेंजोफिनान जो है, जो बेंजोफिनान है, क्या? बेंजोफिनान यह है, ये फिनान लिख दीजिएगा। बेंजोफिनान जो है आपका, ये इसका परीक्षण नहीं देता, यानी कि इसमें जो है एसीटोफिनान ये पीला अवक्षेप देता है, और जो बेंजोफिनान है इसमें कोई परीक्षण नहीं होता है, यानी कि कोई परीक्षण नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन है चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको तैयार कर लेना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% ये पूछ लेगा। संकर, क्या? संकर आयन को परिभाषित कीजिए। संकर आयन को परिभाषित करना है। देखिए उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजन आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीशीज पर यदि धन या ऋणावेश उपस्थित होता हो तो
ऐसी स्पीसीज को संकर आयन कहते हैं। यानी कि जो उदासीन अणु है और उसके आयनों के केंद्रीय धातु जो है परमाणु से जो उपसंयोजन आबंध द्वारा जो आबंधित होने से प्राप्त होती है स्पीसीज, क्या एक स्पीसीज, उस पर क्या है यदि धन और ऋणावेश, क्या धनावेश और ऋणावेश उस पर उपस्थित हो तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, संकर आयन कहते हैं। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट्स कर लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। तो प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। देखिए जो प्रोटीन है इसकी परिभाषा लिखना है। देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा इसका, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों से संयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। क्या, प्रोटीन कहलाते हैं। यानी कि वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों से संयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही सरल शब्दों में आपको तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका एक टॉपिक आया है एमिनो अम्ल। तो कभी काल ये भी पूछ लेता है एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखिए। तो इसका भी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, आपको कभी काल पूछ लेता है तो इस बार भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है क्या, यहाँ पर लिख लीजिए एमिनो अम्ल। क्या, एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखिए। तो एमिनो अम्ल की परिभाषा आपको लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा वे यौगिक जिनमें एक या उससे अधिक एमिनो के समूह हैं तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं उसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक अमीनो समूह हैं, यानी कि समूह यानी मिलजुल, तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक का समूह हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो हम आपको यहाँ से लेकर क्या क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये 5 से लेकर 10 तक हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ये जान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। इसमें से आपका 1-2 नंबर जरूर फंसेगा, यानी 1-2-4 क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेगा। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन एंजाइम की परिभाषा लिखिए। तो एंजाइम की परिभाषा आपको लिखना है। तो देखिए एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या, जो एंजाइम हैं वह क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव होता है। अब देखिए जो आपके जीवधारियों में होने वाली जो विभिन्न रासायनिक क्रिया हैं उसी के समन्वय यानी कि उसके समन्वय के कारण ही जो जीवन है वही संभव होता है। यही हमारा एंजाइम है। एंजाइम उत्प्रेरक हैं, जैव उत्प्रेरक। तो इसका उत्तर ही है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, विटामिन पर। क्या, विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विटामिन पर टिप्पणी लिखना है, किस तरह लिखेंगे, देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक के द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था। क्या, कब किया गया था, सन 1912 ईस्वी में। और किसके द्वारा, फंक। कौन थे, फंक। इसके वैज्ञानिक जो हैं, इसका जो खोज किए वह फंक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, फंक। इन्होंने विटामिन की खोज की किस सन में, 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए जिसका अर्थ है वाइटल एमिन्स। क्या, वाइटल एमिन्स है, क्योंकि ये जीवित निकायों में मिलने वाले एमीन होते हैं। क्या, ये जो हैं जीवित निकायों में जो मिलने वाले एमीन होते हैं, इस कारण इनको विटामिन कहा जाता है। यानी कि जो जीवित निकाय हैं उसके जो मिलने वाले एमीन होते हैं, इस कारण इनको ही हम विटामिन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 9वां नंबर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है।
क्या मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है, यानी कि वसा का क्या महत्व है मनुष्य शरीर के लिए। मनुष्य के शरीर के लिए जो वसा होता है वह क्या महत्व है उसके लिए, मानव शरीर के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो वसा है वह मनुष्य के शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती हैं। जो शरीर के कोमल अंग हैं उसके भागों को क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती हैं। जो आपका सर्दी और गर्मी आती है उससे क्या करती है, बचाती है आपके शरीर को। कौन, वसा। वसा शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों में रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाए। देखिए आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न था, क्या बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे आपके उसको मैंने बता दिया। ये आपका जो है अति लघुत्तरी है, क्या अति लघुत्तरी है। और ये आपका 2 नंबर वाला प्रश्न है, क्या 2 नंबर में। इसके बाद हम 3 नंबर के प्रश्न बताएंगे। पहले इसको आप क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसकी तैयारी कर सके। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। यदि इस पर ज़्यादा व्यूज आएँ तो हम आपको कुछ ही दिनों में इसका जो है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको 3 नंबर वाले प्रश्नों को। उसके बाद आपका 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न। देखिए 3 वीडियो आपको और मिलेंगे, 3, 4, 5। यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो आपको देख लेना है। 5 वीडियो यदि देख लेते हैं तो आपका जो है केमिस्ट्री जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है। और देखिए मैंने आपको जो है जो टिप्पणी है, क्या टिप्पणी, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया, इसको जाकर देख लीजिए। और जो है हमारा क्या अभिक्रियाएं, जो कि रिएक्शन, अभिक्रियाओं को मैंने बता दिया है। अब एक रह गया है आपका अंतर, इस साल का 2025 वालों के लिए, क्या अंतर। इसका भी वीडियो हम आप सभी को बना देंगे, जाकर देख लीजिए। और एक है प्रयोगशाला विधि, क्या प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आपका जो है डीकन विधि, हैबर विधि, अमोनिया दो, ये सब आपका है जो कि प्रयोगशाला विधि है। इसको आप तैयार कर लीजिए। तो इस तरह आपको तैयार करना है। तो पहले आप इसको तैयार करिए, इसका नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाए रहेंगे तो आपका 1 महीना बचेगा, उसमें रिवीजन करेंगे आप। इसको पहले आप नोट्स बनाते चलिए। 2 महीने आपको नोट्स बनाना है, इसको रिवाइज करना है, इसको तैयार करना है। उसके बाद 1 महीना रिवाइज करेंगे इसको हम दोबारा से। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।